हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में सिक्किम की सरकार के द्वारा दो स्कीम को लॉन्च किया गया है महिलाओं के वेलफेयर के लिए, वुमेन्स वेलफेयर के लिए। उस दो स्कीम का क्या नाम है? एक अम्मा योजना है और दूसरा क्या है? वात्सल्य योजना। तो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर PS तमंग जी, उन्हीं के द्वारा इस स्कीम की लॉन्च किया गया है। अम्मा योजना में देखते हैं क्या होगा। जो भी अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं उस स्टेट की, उनको सालाना 20,000 रुपया उनको दिया जाएगा सपोर्ट के तौर पे। ये जो अमाउंट होगा उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, डिपॉजिट कराया जाएगा। वात्सल्य योजना क्या है? वैसी महिलाएं जिनको बेबी नहीं है, जिनको बच्चा नहीं है, उनको एक विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट कराने के लिए सरकार क्या करेगी? 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। चाइल्डलेस वोमेन जिनको बेबी नहीं हो रहा है, उनके हेल्थ में इशू या फिर यूटेरस में कुछ खराबी है, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स है, या फिर एग नहीं बन पा रहा है, या फिर उनके हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है, स्पर्म्स काउंट की कमी है, तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स आजकल चल रहे हैं जिसकी वजह से बेबी नहीं हो पा रहा है। तो IVF जो ट्रीटमेंट होता है, IVF इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, इसको प्रोवाइड करने के लिए, इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए ये जो सिक्किम की जो सरकार है, चाइल्डलेस वोमेन को 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। ये जो दो फेज में मिलेगा, ये जो 3 लाख का जो अमाउंट है वो दो फेज में दिया जाएगा। 1 लाख पहले फेज में और दूसरे फेज में 2 लाख प्रोवाइड कराया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनेगा। सिक्किम की सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए दो स्कीम को लॉन्च किया है। पहला का नाम अम्मा योजना है, जिसमें जो अनएम्प्लॉयड मदर है उनको 20,000 सालाना मिलेगा। और वात्सल्य योजना में जो चाइल्डलेस वोमेन है उनको 3 लाख रुपए की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए उनको सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंडियन रेलवेज ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ये जो एक तरह से बोला जाए तो एक पैन इंडिया बेसिस पे एक ऑपरेशन है। पैन इंडिया कहने का मतलब प्रेजेंस अक्रॉस नेशन जिसको बोलते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी एक तरह से ऑपरेशन करी जा रही है यात्री सुरक्षा की। ये राउंड द क्लॉक कहने का मतलब 24 आवर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी इस ऑपरेशन के तहत। जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्रीगण हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमेशा ये जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, RPF, ये हमेशा तैनात रहेगी। इसमें फैसिलिटी जैसे CCTV का हमेशा सर्विलांस होगा। हर हर चीज़ की एक्टिविटी, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी की अच्छे से चेक वगैरह की जाएगी। जो भी अलग अलग स्टेशन पे लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, बहुत भीड़ लगा रहता है, वहाँ पे भी सही तरीके से चेकिंग करी जाएगी। ये 24/7 होने जा रहा है। इससे क्या होगा? जो भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, चोरी वगैरह का, यहाँ पे ट्रेन में सीन आता है, सामान चोरी करना, चेन स्नैचिंग वगैरह करना, तो उसको उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 365 सस्पेक्ट को कॉट किया गया, पकड़ा जा चुका है, और उसको हैंड ओवर किया जाएगा GRP, जो उसमें जो कानूनी कार्रवाई के लिए यहाँ पे भेज दिया गया है। तो इंडियन रेलवे के द्वारा, डेट मीन्स इसमें भी क्या है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हो BRO, डेट मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया है? पहला फर्स्ट स्टील स्लैग रोड कहाँ पे एक तरह से बिल्ड किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में इसको बिल्ड किया है। हालांकि एक पायलट प्रोजेक्ट है, थोड़े मतलब कम किलोमीटर पे बना करके देखा जा रहा है कि ये कहाँ तक सक्सेसफुल होगा। स्टील स्लैग क्या होता है? स्टील स्लैग बेसिकली जो हमारा एक स्टील का जो फैक्ट्री है, या फिर बहुत सारी ऐसी वहाँ जहाँ पे स्टील का से रिलेटेड काम होता है, वहाँ पे स्लैग आता है। स्लैग कहने का मतलब बोल सकते हैं कचरा। स्टील का यूज हो गया, उसके बाद जो एक तरह से कचरा बचता है, स्लैग बचता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्टों या फिर इस तरह के इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि इस स्लैग का यूज हम लोग क्या करेंगे? रोड बनाने में करेंगे। तो इसी स्लैग का, स्टील के स्लैग का यूज यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे किया जा रहा है। ये काफ़ी हेवी रेन को भी विथ स्टैंड कर दे सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, इसमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है। स्टील का ही समझ लिया कि स्टील का ही मटेरियल है एक तरह से। एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस, खराब से खराब क्लाइमेट कंडीशन में भी ये लंबे समय तक रह सकता है, ड्यूरेबल है। BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन,
ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत। ऐसा नहीं कि ये रोड से रिलेटेड है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत आएगा, नहीं, ये आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन आता है। हालांकि सबसे पहले ये जो स्टील स्लैग का यूज किया जाने वाला, सबसे पहला गुजरात में इसको यूज किया जा चुका है। सूरत में जो एक सड़क बना था वहाँ पे स्टील स्लैग का यूज करके किया जा चुका है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को सक्सेस होने के बाद, इसी के जो गुजरात में सूरत के में जो सफल हो गया था ये स्टील स्लैग का जो रोड, इसी को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश में इसी के तर्ज पे यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये सड़क बनाया जा रहा है स्टील स्लैग का यूज करके। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इसको आगे कंटिन्यू करा जाएगा। BRO डेट मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ मिलता है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उनके द्वारा एक मूर्ति का अनावरण किया गया है। मारवाड़ी वॉरियर थे, योद्धा थे, जिनका नाम क्या है? वीर दुर्गादास राठौड़। इनकी 350वीं 385th बर्थ एनिवर्सरी था, उसी के उपलक्ष्य में हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा वीर दुर्गादास राठौर की एक मूर्ति का अनावरण किया गया। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर एरिया में। ये बहुत बड़े योद्धा थे। एक्चुअली ये 17th सेंचुरी की बात करें तो 17th सेंचुरी में एक महाराजा जय सिंह थे, उनके डेथ के बाद इन्होंने राठौर वंश की, राठौर डायनेस्टी की इन्होंने बड़ी अच्छे से सुरक्षा की। मुगल सम्राट से, खास करके औरंगजेब इस पे आक्रमण करना चाहता था। यहाँ पे राजस्थान का जो यहाँ पे एरिया था जहाँ पे जसवंत सिंह राजा थे, वहाँ पे अटैक करना चाहता था। वहाँ पे पूरा इस्लाम धर्म में सबको एकजुट इस्लाम धर्म में लाना चाहता था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने काफ़ी अपने राज्य की, अपने डायनेस्टी के, अपने वंश की सुरक्षा की थी। तो बहुत बड़े योद्धा थे। तो इनकी 350वीं बर्थ एनिवर्सरी पे हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा राजस्थान के जोधपुर में इनका स्टैचू का अनावरण किया गया। इनका नाम क्या है? वीर दुर्गादास राठौर। नेक्स्ट बात करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनेगा। इंडिया ने क्या किया है? 30 किलोमीटर ऊपर जाकर के, 30 किलोमीटर ऊपर जाकर के, डेट मीन्स आप स्पेस बोल सकते हैं, वहाँ पे तिरंगा झंडा को यहाँ पे फहराया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये किसके द्वारा? एक स्पेस किड्स इंडिया है, स्पेस किड्स इंडिया, ये एरोस्पेस कंपनी है, चेन्नई में ये इसका हेडक्वार्टर आता है। तो इन्हीं के द्वारा हमारे जो ट्राई कलर है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, इसको क्या 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जा करके यहाँ पे इसको फहराया गया है। और उसका वीडियो भी, छोटा सा वीडियो क्लिप सामने आ रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरोस्पेस, ये जो स्पेस किड्स इंडिया कहाँ की है कंपनी? एरोस्पेस कंपनी है चेन्नई की, उन्हीं के द्वारा ये 30 किलोमीटर ऊपर जा करके इसको एक तरह से अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने वहाँ पे फहराया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विलियम रूटो को क्या बना दिया गया? केन्या का नया प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया है। हालांकि ये पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब इनको प्रेसिडेंट उसी कंट्री का, डेट मीन्स केन्या का, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है, विलियम रूटो। इनको 50.49% वोट मिला था और अपने अपोजिशन लीडर जिनका नाम क्या है? रैला ओडिंगा, इनको हरा करके इन्होंने जीता है। तो इस जीत के साथ ये जो रूटो है ये केन्या के 5वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। और बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, स्टैटिक की बात करें, तो केन्या का कैपिटल कहाँ था? नैरोबी। और वहाँ पे करेंसी क्या चलती है? शिलिंग चलती है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा। विलियम रूटो को और केन्या का नया प्रेसिडेंट बना गया है, ये 5वें नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। नेक्स्ट बात करें तो इरिडाई, डेट मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में जितने सारे इंश्योरेंस सेक्टर है, लाइक LIC, NICL, जितने सारे इंश्योरेंस सेक्टर है, इसको पूरी तरह से रेगुलेट करता है। तो इसने अपना पहला हैकाथॉन लॉन्च किया है। हैकाथॉन कहने का मतलब एक ऐसा कंपटीशन बोल सकते हैं जिसमें इस इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी सारी समस्याएं हैं, जो भी सारी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे टैकल किया जाए, तो इसमें कंपटीशन कराया जाता है और अलग अलग लोगों के ओपिनियंस लाए जाते हैं और जिनका ओपिनियन बेस्ट होता है उनको इसमें अवार्ड भी दिया जाता है। तो इसी को हैकाथॉन बोलते हैं। तो इरिडाई का पहला हैकाथॉन, जिसका इस हैकाथॉन का इन्होंने क्या नाम रखा है? बीमा मंथन 2022। इन्होंने क्या नाम रखा है? बीमा मंथन 2022। इसका थीम क्या है? इनोवेशन इन इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस सेक्टर में भी इनोवेशन लाया जा सके, नया नया तकनीक डेवलप किया जा सके, ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको क्या दूर किया जा सके। एम क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप सॉल्यूशंस। जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी एक प्रॉब्लम्स है, जो भी उसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो उसको पहचानना और उसको डेवलप करना। प्रॉब्लम एरिया भी क्या है? किस किस फील्ड में इस इंश्योरेंस सेक्टर को एक तरह से
यहाँ पे देखा जा रहा प्रॉब्लम्स, ऑटोमेटेड डेथ क्लेम्स सेटलमेंट हो गया, मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का मिस सेलिंग हो रहा है आजकल, आइडेंटिफाई अनइंश्योर्ड मोटर व्हीकल्स। तो इसमें बहुत सारे फ्रॉड केसेज आते हैं, गलत तरीके से फेक मतलब इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट्स बना लिया जाता है, मोटर इंश्योरेंस में फ्रॉड प्रिवेंशंस वगैरह किया जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, तो इसको लेकर के हैकाथन, तो इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हैकाथन हमारे इरडाई के द्वारा लॉन्च किया गया। नेम ही इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, बीमा मंथन। थीम क्या होगा, इनोवेशन इन इंश्योरेंस। नेक्स्ट बात करें, जो कर्नाटका बैंक है इसने क्या किया है, एक नया टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, अमृत समृद्धि। अमृत समृद्धि जो हम 75 ईयर्स मना रहे हैं अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी के उपलक्ष्य में, डेट मीन्स अगर इसको डेज में कन्वर्ट करें तो 525 डेज का एक फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक कर्नाटका बैंक के द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, अमृत समृद्धि इसका नाम होगा। डिपॉजिट कराने पे आपको, इतना दिन के लिए डिपॉजिट कराने पे 525 डेज के लिए आपको 6.1% पर एनम के हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा। बात करें तो अभी हाल ही में हम लोग एसबीआई के बारे में भी पढ़े थे, उन्होंने उत्सव डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया था, लगभग सेम इंटरेस्ट वहाँ पे भी दिया था, लेकिन वहाँ पे डेज कितना था, 1000 दिन के लिए उनका फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर था। कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, महाबलेश्वर एमएस, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलता है, मंगलुरु में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेम इसी पैटर्न पे इन्होंने नया डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इसका इन्होंने क्या नाम दिया है, बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम, बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम इन्होंने इसका नाम रखा है। इसमें क्या होगा, रिटेल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट है जो कि आपको 5.75% देगा। अगर 444 दिन के लिए अगर डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 5.75% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, और 555 दिन के लिए कराते हैं तो आपको 6% तक का डिपॉजिट यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। सीनियर सिटीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, 0.5% का इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है, अलकापुरी, जो कि वडोदरा में है। सीईओ कौन है अभी इसके, संजीव चड्ढा जी हैं। नेक्स्ट बात करते हो, सिमोन स्टेल को बना दिया गया है यूएनएफसीसीसी का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, इनको बना दिया गया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है, इसी का न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इनको बनाया गया। नेम क्या होगा, सिमोन स्टेल। ये किसको रिप्लेस करेंगे, पैट्रिसिया स्पिनोसा को, जो कि मैक्सिको के हैं, इनको ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। एक ऐसी बॉडी है जो कि क्लाइमेट को लेकर के जो गोल्स सेट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको ट्रैक किया जा सके, उसको कहाँ तक कौन कंट्री कितने इसको मीट किया है, तो इस सारी चीज़ों को ये ध्यान रखता है। इस यूएनएफसीसी का में कितने टोटल मेंबर्स हैं, पार्टीज बोल सकते हैं 197। कब इसका पहला एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 21 मार्च 1994 को, और ओरिजिनल इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, डेट मीन्स जेनेवा में इसका है। तो सिमोन स्टील को यूएनएफसीसी का न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें, इंडिया का जो रैंक चौथा आया किस चीज़ में, फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन। अगर बात करें तो फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे जानी मानी मैगजीन है, इन्होंने अपना एक डेटा निकाला है 2022 का एडिशन का, बेस्ट 200 मिड साइज कंपनी जिसका 1 बिलियन से कम का वर्थ है, उसकी बात करते हैं तो मिड साइज, तो 200 टॉप निकाला गया है। उसमें आपका इंडिया कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे आया हुआ है, बेस्ट अंडर अ बिलियन टाइटल के तहत। इंडिया में टोटल ऐसी 24 इंडियन फर्म्स हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हुई है। हालांकि 2021 में 26 था, लेकिन अब 2022 में 24 से 2 का थोड़ा सा डिक्रीजमेंट हुआ है, बट स्टिल सही है यहाँ पे। इस लिस्ट में एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे टॉप पे कौन किया है, ताइवान सबसे ज़्यादा इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंपनी, जिसको 30 इस ताइवान की 30 कंपनी इसमें शामिल हुई है। उसके जस्ट बाद कौन है, जापान से 29 है, और साउथ कोरिया से 27। ये काफ़ी, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया टेक्निकली काफ़ी डेवलप कंट्री है, और यहाँ की कंपनी इस अंडर अ बिलियन की लिस्ट में इन्होंने शामिल किया। तो इंडिया का रैंक क्या है, 4th नंबर पे आता है। इसमें टोटल बात करें तो चाइना 5वें नंबर पे चला गया है, और इस लिस्ट में 20,000 का कंपाइलेशन हुआ था, 20,000 जो भी कंपनी है उनका इसमें एक तरह से कंपाइल कलेक्शन हुआ था, फिर जाके इसकी रैंकिंग आई है। नेक्स्ट
डूरंड कप जो है एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि शुरुआत हो चुका है। कहाँ पे, और इसका जो कौन सा एडिशन होगा, 131st एडिशन होने जा रहा है। हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जो चीफ आर्मी स्टाफ जो हमारे मनोज पांडे जी हैं, उन्होंने क्या किया, मणिपुर का दौरा किया है क्योंकि इनॉग्रल मैच को देखने के लिए। तो बेसिकली 131 नंबर का ये डूरंड कप होगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट गेम्स है। खास करके ये मणिपुर में अभी इसका जो इनॉग्रल मैच कहाँ पे होगा, खुमैन लैम्पैक स्टेडियम जो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है वहीं पे यहाँ पे कंडक्ट होने जा रहा है। लेकिन अगर होस्ट की बात करें तो 3 स्टेट मिल करके इसको होस्ट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम और मणिपुर। ये तीनों मिल करके इस डूरंड कप 2022 को होस्टिंग करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 20 टीम शामिल रहेंगी। सॉरी, आउट ऑफ 20 टीम्स 11 टीम्स विल वेरियस, मतलब टोटल यहाँ पे 20 टीम है और उसमें फिर बाइफरकेट किया जाएगा, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, टीम ए, ग्रुप बी, वैसी सारी चीज़ें होंगी। कोलकाता में जो मैच होगा, अब यहाँ पे 3 स्टेट्स क्या होस्ट कर रहे हैं, तो तीनों जगह एक तरह से मैच होने जा रहे हैं। जो कोलकाता में जो मैच होगा वो साल्ट लेक स्टेडियम है और नए हाथी स्टेडियम एंड कि वहाँ पे 2 स्टेडियम से 3 स्टेडियम वहाँ पे इस कोलकाता में जो मैच होगा वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। इम्फाल में जो मैच होगा खुम्बम लैम्पैक स्टेडियम में होगा और असम में अगर मैच होगा तो इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में वहाँ पे होगा। तो तीनों स्टेट मिलकर के कंबाइंडली ये करेंगे। कुछ मैच वेस्ट बंगाल में होगा, कुछ मैच आपका असम और कुछ मैच मणिपुर में होने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट 131 नंबर का डूरंड कप है, फुटबॉल का मैच होता है, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। नेक्स्ट हमारा अजलन शाह कप कहाँ पे हो रहा है, होने जा रहा है मलेशिया में। एक्चुअली ये परमानेंट इसका वेन्यू यहीं पे होता है, अजलन शाह कप मलेशिया में ही होता है। तो इस बार 2022 का नवंबर 16 से लेकर के नवंबर 25 तक ये होने जा रहा है। कहाँ पे, इपोह एक वहाँ पे शहर है, वहीं पे यहाँ पे होने जा रहा है। हालांकि कोविड-19 की वजह से 2 साल ये नहीं हो पाया था, तो अब ये 2022 में होने जा रहा है। इस वर्ल्ड की नंबर 1 कौन है, वर्ल्ड नंबर 1 अजलन शाह में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉकी की एक टीम होती है। 5th नंबर पे जर्मनी, इंडिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को भी इसमें इनवाइट किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया इस अजलन शाह कप को 10 बार जीत चुका है। उसके बाद इंडिया सेकंड नंबर पे 5 बार जीत चुका है। पाकिस्तान, साउथ कोरिया 3-3 बार जीत चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट होगा अजलन शाह कप मलेशिया के इपोह में होने जा रहा है ये आपका। और सबसे इस नंबर में इस टॉप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।